अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पानामा केस मुल्क की तारीख का बड़ा अहम केस है और अभी अपने बड़े डिसाइसिव मोड पर आ गया है। और आज इस केस पर बात करने के लिए एक बड़ी खास शख्सियत हमारी मेहमान है। कानूनी हलकों में इनकी राय की बड़ी अहमियत है। मारूफ कानूनदान है, सेनेटर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। जनाब सेनेटर एतजाज अहसन साहब आज हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज जरा पानामा पे भी बात करेंगे, मगर एक और चीज है जिससे आगाज करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारे पार्लियामान में जो कुछ हुआ, आपका बड़ा वक्त गुजरा है इन ऐवानों में, और जिस तरह से कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने अरकान पार्लियामेंट को एक दूसरे से दस्तों गिरेबां देखा। अब आपकी सर क्या राय है, ये जो कुछ हुआ क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? बुनियादी तौर पे तो इसकी जिम्मेदारी असूली तौर पे भी हुकूमत पे आती है, और हुकूमत पे आनी चाहिए जो भी हुकूमत हो। तो पहली तो बात एक अमूमी बात है वो कि जिम्मेदारी हुकूमत पे आनी चाहिए, और हुकूमती वज़ीर को नहीं चाहिए था कि वो इतनी टेंस और इतनी ज़्यादा संगीन जब सूरत हाल हुई हुई वो थी, तो उसमें वो अपोजिशन के बेंचेस की तरफ जाते, चाहे मशवरा ही देने गए, लेकिन उनका जाना बिल्कुल नामुनासिब था, क्योंकि पहले ही हुकूमत ने बहुत टेंशन क्रिएट कर रखी है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इस मामले में तो हुकूमती बेंचेस, आपको पता है, आप सुन रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं और हर एक को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोहे के चने हैं, हमें कोई चबा नहीं सकता, हम देख लेंगे, हम तज़हीक नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ एक खुली किताब है और पूरी किताब है, उसके कोई सफ़े जिसको नहीं पढ़ सकता उसको भी सबक सिखा देंगे। वो पहले से ही इस मूड में ला रहे हैं कौम को और अपने मेंबरान को कि तसादम की जानिब अगर बढ़ना पड़े या बढ़ना हो तो उसके लिए वो फ़िज़ा बिल्कुल साजगार हो। ये साजगार तसादम की सज़ा जो फ़िज़ा है, ये हुकूमत ने पहले ही बना रखी है। अच्छा। और हुकूमत का जो एक गाली गलोचम ब्रिगेड है, गालम गलोच ब्रिगेड, जीजी ब्रिगेड जिसको मैं कहता हूँ, आप देखें सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं तो पटिशनर्स की जानिब से तो एक खान या एक फाज चौधरी बोलते हैं, उधर से आके 6-7 लोग बोलते हैं, उधर से आती हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी साहब, फिर खैर से दानियाल अजीज़ साहब, उनको कैसे भूला जा सकता है और बुलाया जा सकता है, ज़ुबैर साहब, उनकी तरफ से 6-7 आदमी आके और बातें करते हैं और जारहाना बातें करते हैं, और फ़िज़ा को उन्होंने बड़ी जारहाना बनाया हुआ है। एक तेज़ तलवार की तरह की फ़िज़ा बनाई हुई है, ये हुकूमत ने बनाई है। ठीक, आप तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर डालें। क्या सजा मिलनी चाहिए या मिल सकती है कि आइंदा से कम ये चीज जो है वो हम असेंबली के फ्लोर पे ना देखें? मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि सेनेट में सेनेटर्स जो हैं वो अमूमन धीमे मिजाज के हैं, और वहाँ भी आके अगर कोई मिजाज को ख़राब करता है, वहाँ भी आके फ़िज़ा को ख़राब करता है, तो वो वज़रा करते हैं जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं। जब भी आप देखें तो ख्वाजा साहिबान आके उसको ख़राब करेंगे। अच्छा। या कोई जो कौमी असम्बली के हुकूमती मेंबरान हैं, जब वो सेनेट में आके बोलते हैं तो फ़िज़ा को टेंस कर देते हैं। और सेनेटर्स हैं जो एक किरदार बहुत बेहतर अदा करते हैं, जिसकी वजह से प्रिजाइडिंग अफसर यानी सेनेट चेयरमैन को भी आसानी होती है, उसकी बात सुनी जाती है। सेनेटर्स के किरदार इस मामले में कौमी असम्बली के हुकूमती मेंबरान के किरदार से बहुत बेहतर है, और उनका जॉब
बहुत आसान है चेयरमैन सेनेट की बनिस्बत स्पीकर कौमी असेंबली के। अच्छा, ठीक है, चलें अब सर जरा आ जाते हैं ये पनामा का जो केस चल रहा है, पनामा लीक्स का। और जाहिर बात है हम मतलब केस के मेरिट्स या डीमेरिट्स पे तो नहीं बात करनी, मगर जो कानूनी नुक्ते हैं जो साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है बतौर कानूनदान, तो उस पर मैं आपकी राय जरूर चाहूंगा। अभी तक जो केस आपने देखा है, जो एविडेंस आया है, दोनों तरफ से जो सबूत आए हैं, जो दलाइल आए हैं, आपको क्या लगता है किस सिमत ये केस आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक जो होना चाहिए वो तो ये है कि सबूत हुकूमत की जानिब से ज़रूरी है, नवाज शरीफ की जानिब से। जो पीटीआई और मुद्दई हैं उनकी जानिब से तो सबूत देने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने सबूत सिर्फ ये देना था, ये साबित करना था कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स शरीफ ख़ानदान की हैं। ठीक। और शरीफ ख़ानदान में जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, यानी एक अफसर है, एक ओहदेदार है जिसकी औलाद के पास या भाई बहनों के पास बहुत सारी इस किस्म की जायदाद है। ये साबित करना था उनको सिर्फ। ये दोनं बातें तो शरीफ ख़ानदान ने तस्लीम कर ली। अब मुझे लगता है कि जो काफ़ी ज़्यादा ढील दे रहे हैं नवाज शरीफ को, क्योंकि अब अगला मरला है बारे सबूत मियां नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान पे होने का। पहला मरला था बारे सबूत था पीटीआई पे। पीटीआई के बारे सबूत को खुद उठा लिया, बोझ वो उठा लिया, अपने सर पे रख लिया मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने, जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं। उसके बाद अब दूसरा सवाल जो इसमें उठता है ऐसे केस में, जो एसेट्स केस होता है, असासाजात का केस होता है, जिस केस में असासे आमदन से और ज़राए आमदन से ज़्यादा बज़ाहिर होते हैं, उसमें दूसरा मरला ये होता है और सवाल ये होता है कि जो मुद्दा अलह है, जिसके असासे हैं, वो साबित करे कि ये असासे उसने जायज़ अंदाज में बनाए हैं। अच्छा। अब अभी तक बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है पीटीआई की जानिब से दस्तावेज़ात को पेश कि इनमें पकौड़े बिकते, ये ऐसा शाते हैं जिनमें पकौड़े बिकते देखे हैं। अब इस किस्म की या आपने सबूत ही कोई नहीं दिया। उन्होंने तो सबूत देना ही नहीं, जो सबूत देना था वो तो दे दिया नवाज शरीफ और हसन हुसैन नवाज ने। अब तो सबूत, अब तो उन्होंने बैठ के बातें सुननी है सारी। अच्छा, ये क्यों है? मैं सबूत सर, देना है आपने कल भी एक इंटरव्यू दिया और मैं वो भी देख रहा था, आपका इंप्रेशन ये था कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, बड़ा नरम रवैया रखा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये ट्रीटमेंट क्यों है फिर? ये क्यों तो मैं नहीं कह सकता, पर है, ये तो नजर आती है। जो आप देखें ना, अब नवाज शरीफ के वकील कहते हैं कि अरबों रुपए का कारोबार, अरब बहार रुपयों का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अरब बहार रुपए बन जाते हैं। 40 साल पर मुहित अरब बहार रुपयों का कारोबार जो थानी फैमिली के साथ किया गया और उनके साथ मिलके किया गया, जिसमें से ये एवनफील्ड फ्लैट्स लिए गए, वो सारा इन कैश हुआ। वो सारा कैश में हुआ। कौन सा ये तस्लीम करता उसका तो मजाक उड़ाना चाहिए था। मजाक पीटीआई का उड़ाया जाता है कि आपके दस्तावेजात में पकौड़े बिकते हैं और इनको पूछा नहीं जाता। इनका तो मजाक उड़ाया जाना चाहिए था कि इस तरह आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार, क्या गधों पे लाद के नोट आते थे, जाते थे, बोरियों में जाते थे, कहाँ तिजोरियों में रखे बंद किए होते थे, जमीन में दफनाए होते थे, वहाँ आपने ये नोट और निकाल के गिनते किस तरह थे? गिनते 8 मिलियन डॉलर गिनने में आपको कितना वक्त लगा? कौन साथ बैठ के गिनता था? और ये अगर पाकिस्तान, अगर आप ये कारोबार करते रहे कतर में और पाकिस्तान में बदस्तूर
1978 से लेके 2006 तक आप बहरहाल टैक्स पेयर्स थे। हाँ। आप पाकिस्तान में टैक्स अदा भी करते थे, टैक्स स्टेटमेंट भी देते थे। सही। तो उन टैक्स स्टेटमेंट्स में ये कारोबार क्यों ना आया? अच्छा। आपका जो के टैक्स पेयर्स थे पाकिस्तान में, उनका कारोबार का ये रिफ्लेक्शन क्यों ना हुई? क्योंकि वर्ल्ड इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है हर टैक्स पेयर को, मुझे भी, हर जगह पे किसी जो और को भी। तो ये बड़े सख्त तवाना सवाल उन पे चढ़ाई कर देनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ इस वक्त। ऐसे जवाब, ऐसे लघु जवाब के जी हम 40 साल बिजनेस हमने की है, करोड़ों नहीं अरबों की बिजनेस की है, अरबों रुपयों की बिजनेस की है, और की सारी कैश में है। ठीक। अच्छा, अभी आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिए कौन और तस्लीम कर सकता ठीक, है? और इसी से फिर जो है वो तारिक शफी साहब का जो एफिडेविट आया है, और फिर एक और मामला जो इसहाक डार साहब का जो एतराफ का तरदीदी बयान है। मैं चाहूंगा जरा इन दोनों चीजों पर भी आपकी मैं राय लूं। एक ब्रेक लेनी है, एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पानामा केस के हवाले से बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर एतजाज अहसन साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं और बात हो रही है पानामा केस के हवाले से। एतजाज अहसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कुछ बड़े अहम सवालात उठाए, और वही चीज मुझे ले आई है जो तारिक शफी साहब का जो एफिडेविट आया। वो पार्टनर है, जारी बात है, इनके मियां शरीफ साहब ने इन पर बड़ा एतमाद किया। अब उन्होंने जो अपना एफिडेविट जमा कराया है, तो लगता यह है कि बड़ी डिटेल के साथ उसमें मनी ट्रेल का जिक्र है। जो है शेयर होल्डर भी थे, ये 12 मिलियन दिरहम का हिसाब दिया गया, सब कुछ कैश में था। 2005 में ये सेटलमेंट हुई। आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के बावजूद, ये भी और इससे पहले भी जो बैंक ट्रांजैक्शंस और जो सबूत और जो मनी ट्रेल के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए, अभी तक शरीफ खानदान की इन फ्लैट्स की मनी ट्रेल वाजे नहीं हो सकी। रहमान, बड़ी साफ बात है, बड़ी साफ बात है। अगर मनी ट्रेल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए नहीं है तो कोई मनी ट्रेल नहीं है। ना मैं मानने को तैयार हूं और ना ही मेरा ख्याल है कोई जज मानने को तैयार होगा। मान ही नहीं सकता कि 40 साल की मनी ट्रेल आप सिर्फ कैश पे। और ये जो अब दूसरा एफिडेविट दिया है तारिक शफी ने, उसमें साफ ही कह दिया है कि कैश में सारा कारोबार होता रहा है। कौन से जमाने की ये बात कर रहे हैं? ये पत्थर का जमाना था कि कैश 600 500 600 साल से बैंककारी हो रही है, बैंक बने हुए हैं। और अरब दुनिया में तो सारी दुनिया के बैंक्स, वहाँ दौलत, तेल की दौलत थी, वहाँ हर कोई बैंक हर बैंक था। ये पैसा लूटा हुआ पैसा है, ये पैसा कमीशन से पैसा बनाया हुआ है, इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। मनी ट्रेल होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए। 1978 से दिखाएं कि किस पैसे से कौन से बैंक में अकाउंट था जिससे गल्फ स्टील मिल बनाई गई। 1980 में वो जब बेची गई तो किस बैंक के में पैसे जमा कराए गए, किस बैंक के जरिए वो कतरी शहजादे को गए। कतरी शहजादे के साथ जो कारोबार होता रहा उसमें पैसे आते रहे जाते रहे। कभी 30,000 पाउंड आए होंगे, कभी 40,000 दिरहम आए होंगे, किसी महीने 50,000 दिरहम या डॉलर आ गए होंगे। वो कौन से बैंक अकाउंट में आते रहे, वहाँ से विड्रॉ कौन करता रहा, कौन उसमें और दूसरे कौन से जमा कराते रहे, फिर वो बैंक अकाउंट्स में से पैसा कितना इंटरेस्ट कितना आता रहा, कौन ऑपरेट करता रहा, कौन सा शरीफ खानदान का बंदा बैठा रहा कतर में, दोहा में, कतर में, जो उस बैंक अकाउंट्स को और उस बिजनेस को चलाता रहा। क्या तारिक शफी एक नेव्यू, एक भतीजा, जिन भाइयों के साथ मियाँ शरीफ ने बिल आखिर निभाई नहीं। मियाँ ये 7 भाई थे जो 7 ब्रदर्स थे, इत्तफाक ब्रदर्स, और मियाँ शरीफ एक उनमें से थे जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ मुंसलिक हो गए। बेटे को फाइनेंस मिनिस्टर बनवा दिया, फिर चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बना 3 मरतबा, तीसरी मरतबा वो दूसरा भाई चीफ मिनिस्टर बना। इन्होंने वो दूसरे 6 भाइयों की औलाद कहाँ है, उनका कुछ पता है? ये इन्होंने सियासी अपने
इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके ये दौलत बनाई है, इसकी कोई अच्छा, तो मनी आप ये ट्रेल कह रहे नहीं हैं कि है। ये जो और तारिक अगर शफी मनी साहब का ट्रेल जो एफिडेविट है, ये जो उन्होंने बयान किया है बहैसियत पार्टनर और शेयर होल्डर, इसकी कोई अहमियत नहीं है, मतलब कानूनी लीगली? उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर एक, क्योंकि एक और सवाल उस इससे ये आ जाता है, मैं अपने देखने वालों को और उनकी शायद उनके समझने के लिए जरूरी है कि म्यार, आप ये कह रहे हैं कि अगर मनी ट्रेल है तो उसका म्यार ये होना चाहिए कि जो छोटी छोटी बैंक ट्रांजैक्शंस है इन सब की डिटेल जमा कराई जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, मनी ट्रेल जो है वो उन्होंने दे दी है। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी ही करा दें, वो अपनी ट्रांजैक्शंस तो दिखाएं। 40 साल की, 38 साल की, 1978 टू 2006, ये कोई 30-32 साल, और 2016 तक ये अगर आ जाए तो 38 साल बनता है। पर ये 28-30 साल की ये स्टेटमेंट्स तो दिखाएं, बड़ी स्टेटमेंट्स ही दिखाएं, बैंक अकाउंट्स ही दिखाएं, बैंक्स ही बताएं जिन बैंक्स में ये पैसे रखे थे। क्या रोज दफनाते थे पैसे, दफीनों में रखते थे पैसे मियाँ शरीफ, और मियाँ शरीफ लाहौर रहते थे और उनकी बिजनेस यहाँ थी, और उस बिजनेस की कोई डिक्लेरेशन इनकम एफबीआर के पास या सीबीआर के पास है? अगर है तो दिखाएं, अगर नहीं अच्छा, है तो कौन सा, मैं तो नहीं मान सकता। और अगर कोई मानेगा तो बिल्कुल गलत मानेगा, इनको बहुत रियायत देगा। इस किस्म की बात अगर मैं जाके करूं अपने इनकम टैक्स अफसर के सामने कि जी ये तो मैंने कैश में लिया है और ये इसका कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो मैं अपने बेटे को गिफ्ट करता हूं, जो अगर कैश में करता हूं वो तस्लीम नहीं करता अंडर द लॉ। अगर अपने बेटे को मैं गिफ्ट करूं 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जो बैंक के जरिए ना हो, अच्छा। और मैं कहूं, मेरा बेटा कहे कि जी ये मुझे बाप से गिफ्ट मिला है इसलिए इस पे टैक्स नहीं लग सकता, उस पे टैक्स लगाएगा वो, क्योंकि वो बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं गया अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इनकम टैक्स। तो ये होना आपको लगता है और ये जरूरी है? पुरानी बात, मगर मैं एतजाज हसन साहब, मनी ट्रेल इन बैंकिंग। ठीक है, आपने अच्छा, दूसरी बात जो होना जरूरी है जी, दूसरी बात जो होना जरूरी है, कंप्लीट टैक्स रिकॉर्ड्स। अच्छा, जो टैक्स रिकॉर्ड्स पाकिस्तानी टैक्स रिकॉर्ड्स हों, जिसमें कतरी बिजनेस सारी रिफ्लेक्ट होती हो, वहां के प्रॉफिट्स और लॉसेस रिफ्लेक्ट होते हो, वो सारी टैक्स रिकॉर्ड अच्छा। उनके बगैर किस तरह माना जा अब सकता आप ये कह रहे हैं ये दो चीजें, एक तो इन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ गई, दूसरा टैक्स रिकॉर्ड आ गए। अच्छा, आपने क्योंकि अब कमीशन का जिक्र किया तो वो मुझे बात ले आई है उस पर जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस था और जो इसहाक डार साहब का बयान था, क्योंकि उसमें इन्हीं कमीशंस का जिक्र था जो उन्होंने अपना एतराफी बयान दिया था। मगर अब उन्होंने सर तरदीद कर दी, कहा कि ये जो बयान जमा कराया गया था, उनके वकील ये कहते हैं कि ये रद्दी का टुकड़ा है। क्या आप समझते हैं कि जो एतराफी बयान इसहाक डार साहब ने हुदैबिया पेपर मिल्स में जमा कराया था, वो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए, तो वो रद्दी का टुकड़ा ही है? वो इस हद तक उसकी अहमियत नहीं है कि अगर उसकी बुनियाद पर इसहाक डार को सजा देनी हो और उसको मुजरिम ठहराना हो, तो उस हद तक उस कागज की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो ड्यूरिंग डिटेंशन लिया गया है और पुलिस ने वो रिकॉर्ड किया है, लेकिन अगर उसकी ड्यूरिंग डिटेंशन वो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है और मैजिस्ट्रेट ने तमाम एहतियातें जो कि एहतियात ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मौजूद हैं और पुलिस एक्ट में मौजूद हैं, वो तमाम एहतियातें करके फिर उसको अगर रिकॉर्ड किया हो, तो फिर उस बयान की बहुत ज्यादा अहमियत है। मगर सर जो हम समझते हैं वो 164 का बयान है, दफा 164 का, और वो 43 सफात पर मुश्तमिल था, और फिर शायद फौरी तौर पर उसकी तरदीद भी उस तरह से नहीं हुई थी। तो इन कानूनी तकाजों पर इसको परखते हुए आप किस तरह से देखते हैं फिर? 164 का बयान अगर बाकायदा कानूनी तकाजों के मुताबिक लिया गया है तो फिर तो वो बहुत डेंजरस है, इसहाक डार के लिए बहुत डेंजरस है, फिर उससे वो नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। अच्छा। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करता हूं, अगर उसमें कोई खामी भी होती तो वो जो बयान है
वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, उनके बारे में अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है कि ये अकाउंट खोला गया बैंक में, ये अकाउंट खोला गया में, ये अब शनाख्ती कार्ड काजी फैमिली के इस्तेमाल हुए, ये सब हुआ, उस पे तफ्तीश नैब और FIA तफ्तीश करने की लाजिम है कि पाबंद है। लेकिन अगर तो वो बयान हो गया मैजिस्ट्रेट के सामने, 164 का बाज़ाब्ता बयान है, तो फिर वो खुद बयान बड़ा ख़तरनाक है इसहाक डार साहब के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनका उसमें जिक्र आता है कि उनकी बुनियाद पर, उनकी ख्वाहिश पर, उनके फायदे में उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अच्छा, मैं जाते जाते मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मगर मुख्तसरन आपकी राय, कानूनी राय एक और चीज पर चाहता हूं। पर ये जो हुकूमत की तरफ से एक और जवाब जमा कराया गया, उन्होंने कहा कि वो मरीम नवाज के जो दस्तखत थे वो जाली थे, ईमेल्स जो हैं वो जाली थी। जो इस तरह के सबूत, और इंटरव्यू के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे जो है वो बातें कही गई और उनके कहने का मतलब जो था वो और था। चले, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। एतजाज हसन साहब, एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। एतजाज हसन साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात हो रही है पनामा लीक्स के मामले पर। एतजाज अहसन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके लिए कुछ सवालात छोड़े थे सबूतों की जांच पड़ताल और उनके म्यार के हवाले से। मैंने कहा जो इसहाक डार के साथ मामला हुआ उस पर तो हमने बात की, मगर मरीम नवाज की जो ईमेल्स हैं जो उनसे मंसूब की जा रही हैं, उनके दस्तखतों को जाली करार दिया गया। फिर यही चीज जो है वो हमने उनके इंटरव्यू के हवाले से भी, उनके वकील ने कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि कहने का मतलब ये नहीं था और वो कहना कुछ और चाहती थी, स्पर ऑफ द मोमेंट पे जो है वो बातें की गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि कानूनी तकाजे इस तरह के सबूतों की जांच पड़ताल के लिए क्या होते हैं? क्या कोई इस तरह से इनकारी हो सकता है इन सबूतों से? पहली तो बात यह है कि वो जो बयान सना बुच्चा को दिया गया मरियम नवाज का उनकी आवाज में, और वो उन्होंने कहा कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट दे दिया, यानी उन्होंने उस बयान से को डिनाई नहीं किया, उससे ला तल्लुकी का इजहार नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि ये गलत मोमेंट में गलत तौर पे मुझे पूछा गया तो मैंने दे दिया। वो बयान उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रांगली इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो बयान है, उसके बयान के पर मबनी ये फैसला किया जा सकता है कि उन्होंने गलत बयानी की है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में झूठ बोला है, ये कहा जा सकता है। दूसरी बात उनकी दस्तखतों की, उनकी ईमेल्स की, तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जो ये मिनर्वा से मुतालिक, कंपनी से मुतालिक है। मिनर्वा कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो उस वक्त का उनका पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट साथ लगाना ज़रूरी था, वो फोटोकॉपी, वो तो वो तस्लीम करती हैं, वो तस्लीम करती हैं। और पासपोर्ट के गुम होने का या कभी उन्होंने कोई पर्चा ये ऐसा नहीं दिया कि मेरा पासपोर्ट गलत इस्तेमाल हो गया इस तरह है, से गलत हो गया। वो तस्लीम करती हैं। और जो उसके साथ नताइज आते हैं पासपोर्ट जमा कराने के और अपने दस्तखतों के और ईमेल्स के, वो अब उसको डिनाई करती हैं। उसका कितना असर पड़ता है? मेरा ख्याल है इस मुकदमे पे, मैं एक बात रहमान आपसे कर दूं, इस मुकदमे पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, सवाए ये कि मरियम नवाज साहबा साफ यही कहना पड़ता है, इजाज़त दीजिए, कि साफ झूठ बोलती हुई पाई जाती हैं। इसके अलावा इस मुकदमे पे वो सच बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शी इज़ ए डाइवर्जन। असल चीज़ ये है कि जो 4 फ्लैट्स हैं वो शरीफ ख़ानदान के पाए गए हैं, और शरीफ ख़ानदान में 1 या 2 अशख़ास ऐसे हैं, शहबाज और नवाज, जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं। जब होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के बच्चों की जायदाद जो बच्चा एडमिट करता है हुसैन के मेरे हैं,
अरबों की जायदाद, जब होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, किसी सरकारी अफसर, किसी वजीर, किसी वजीर आजम, किसी अच्छा। सेनेटर, किसी MNA, किसी IG, किसी DIG, किसी DC, किसी कमिश्नर के बच्चे बेटे के नाम 4 या 3 घर, 4 घर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के पाए जाएं तो पकड़ते बच्चे को नहीं है, पकड़ते जाके होल्डर मैं ऑफ पब्लिक सर ऑफिस मुझे को है कि तुम्हारा इजाजत दीजिए, मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, एक इसी से जुड़ा नुक्ता मैं चाहता हूं जरा उसको भी आप रिस्पॉन्ड करें। आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात की और अभी ये जो एफिडेविट्स हमारे सामने आए हैं, अब इनसे ऐसा मालूम होता है जैसे कतरी खानदान से, अतानी फैमिली से बड़े क्लोज रिलेशन से, और दुनिया के जो दीगर ममालिक है जहां पर जमहूरियत हो वहां पर तो ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, मगर हमारे यहाँ भी चले जैसी भी जमहूरियत है, मगर ये इशू जरूर है कतरी खानदान के साथ जो शरीफ खानदान के ताल्लुकात है और जो कारोबारी ताल्लुकात हैं। क्योंकि ये बहुत पहले से शुरू हुए और फिर हमने देखा कि ये मुशर्रफ साहब ने जब जो है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को फारिग किया तो उस वक्त फिर जो है ये बचाने के लिए भी आए थे, और वजीर आजम के बच्चों का हिस्सा ही जो उनके साथ जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, हमारी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसके किसी और हेड ऑफ गवर्नमेंट के खानदान के साथ इस तरह के जो कारोबारी ताल्लुकात है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? रहमान, इसका तो आप एक ही इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि LNG का ठेका बगैर टेंडर किए 15 साल का एक हाई प्राइस ऑफ गैस पे कतर को दे दिया गया है, कतरी फैमिली को दे दिया गया है, और ये बगैर टेंडर के, बगैर कंपटीशन के 15 साल के लिए प्राइस फिक्स कर दी है। दुनिया में गैस की कीमत उससे बहुत कम नीचे आ गई है जो जिसमें फिक्स्ड है, और दुनिया में लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 साल में जब शेल गैस ज़्यादा एक्सप्लॉयट होनी शुरू हो गई तो LNG और इन गैसेस की कीमत प्लमेट करके नीचे गिरेगी। पर हम 15 साल के लिए, उसके बाद भी जब गैस की कीमत गिर जाएगी, उसके बाद भी 10-11 साल बाद भी ज़्यादा हाई प्राइस, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, नवाज शरीफ की हो या किसी और की, नवाज शरीफ अगली हुकूमतों के हाथ पांव बांध के जा रहा है पर दोस्ती निभा रहा है, और ये खत वत ये कीमत इसीलिए अदा की जा रही है, वो टेकअप कर रहे हैं कि जी हमारा कारोबार और हमारे पैसे। ये कतरी सिलेक्ट क्यों किए गए, कतरियों के खत क्यों आते हैं? क्योंकि कतर में इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, और इसी कतरी शहजादा ने, अगर आप चार्ली रोज जो एक बहुत बड़ा ये आपकी तरह का इंटरव्यू लेने वाला एंकर पर्सन है, अमेरिका का सबसे पॉपुलर, उसको इंटरव्यू देते हुए इसी कतरी शहजादे ने, ये अगर आप चार्ली रोज और थानी का नाम गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसी कतरी शहजादे ने ये कहा उसमें कि मेरी की जो दौलत है वो नाजायज है। उसने खुद कहा ये अल्फाज, उसने कहा ये नाजायज है, अगर इसको मगरबी और सिविलाइज्ड गवर्नमेंट के पैमाने पे नापा जाए तो ये नाजायज है। इसी कतरी शहजादे ने चार्ली रोज से इंटरव्यू देते हुए, तो आप ये कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो मैं पूछना चाह रहा था, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और मुल्क को हाथ पांव बांध के जकड़ दिया गया है एक ऐसे मुआहदे में जो हमारे सख्त नुकसान में जाएगा। अच्छा सर, मेरे पास टाइम कम है, मगर मैं जाते जाते एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का मामला है। आपने भी एक वज़ीर आज़म का केस लड़ा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब का। दूसरा केस ये आप देख रहे हैं, और अक्सर गिला किया जाता है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो हमसे दबे लफ्जों में कहते हैं कि उस केस को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिली थी और इस केस को और मिल रही है। तो आपको लगता है कि आप बतौर वकील जब उस वक्त पेश हुए थे, तो अभी जो ट्रीटमेंट मिल रही है उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब को ट्रीटमेंट डिफरेंट मिली थी? दोनों केसेस को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ये पता है कि अगर मैंने कोई इस किस्म के सवाल के जवाब में ऐसी बात की होती कि 40 साल या 30 साल हमने जो यूसुफ रजा ने कारोबार किया है ये सारा कैश में किया है और कैश में अरबा रुपए बना लिए हैं, या ऐसी कोई बात की होती तो वो जज मुझे शायद अदालत से बाहर निकाल देते। जमात इस्लामी के वकील ने ये कहा, उन्होंने कहा कि
अब ये जो केस है और इसमें जो बयानात हैं, क्योंकि तजादात बहुत सारे हैं, तो वजीर आजम को अब खुद बुलाया जाए, उन्हें उन्हें जो है वो पेश होना चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये मौका आ गया है कि अब अदालत जो है वो वजीर आजम को जो है वो खुद बुलाए, उन्हें कहें कि जी कि ये जो तजादात आ रहे हैं आकर इनकी वजाहत करें? ये बिल्कुल मुनासिब बात है। वजीर आजम के लिए भी को भी बुलाना चाहिए, हुसैन को भी, मरियम को भी, इनको बुला के पूछना चाहिए और काफ़ी सख्त पैमाने पे इनको रखना चाहिए। आखिरकार यूसुफ रजा तलब हुआ, आखिरकार राजा परवेज अशरफ तलब हुआ, और ये कोई गलत बात नहीं कि जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ साहब ने, उन्होंने दुरुस्त बात की, लेकिन उसके उनके साथ जो हुआ, जो जजेस ने उनके साथ किया, वो भी एक ज्यादती थी। किसी वकील के साथ इस तरह करना कोई अच्छी बात नहीं है अदालत के लिए। एतजाज जाते जाते एक और सवाल, क्योंकि इस पर भी काफी एक आम राय और तासुर जो है वो पाया जाता है, और ये फैसल सदीकी साहब हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने पिछले दिनों डॉन में जो है वो एक आर्टिकल भी इस हवाले से लिखा था, और उन्होंने कहा था कि तारीख ये बताती है कि जब भी कोई ऐसा कानूनी मसला मियां नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को आया, तो वो इससे जो है वो बच निकलते हैं। और उसके लिए उन्होंने गद्दारी केस का हवाला दिया 2000 का, सुप्रीम कोर्ट हमला केस का 1997 का, असगर खान केस का 1990 के जो इंतखाबात से जुड़ा हुआ था। आपको क्या लगता है, अभी भी वही हालात होने वाले हैं, या आपको लगता है कि इस मरतबा मुख्तलिफ मामला है? मैं 2-3 और मुकदमात भी जल्दी से आपको बता देता हूं। एक मुकदमा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सुप्रीम कोर्ट के सामने टेप्स चली लॉ मिनिस्टर की, सैफुर रहमान की और जजेस की, और जजेस को पर दबाव डाला जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है जल्दी फैसला करो आसिफ जरदारी और बीबी शहीद के खिलाफ। वो फैसला जल्दी किया, जजों ने उन दोनों को कन्विक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में वो टेपें चली तो 2 जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि चीफ जस्टिस रह चुके थे, एक हाई कोर्ट का जज, ये दोनों फारिग हो गए। एक तीसरे जज भी फारिग हो गए जो डबल डिवीजन बेंच में थे। 3 जज फारिग हो गए, इंक्लूडिंग ए फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फारिग हो गए। लेकिन जिनके इमा पे किया हुआ ये सारा कुछ, वो मियां नवाज शरीफ, और उनको कुछ हुआ ही नहीं। उनके इमा पे वो टेप्स में कह रहे हैं, वजीर आजम कह रहा है भाई आज तुमने जज साहब जल्दी क्यों नहीं फैसला, आज क्यों नहीं किया। जज साहब कह रहे हैं कल कर दूंगा, कल बिल्कुल कर दूंगा और पूरी स्टिफ डोज दूंगा। वो उन टेप्स की बुनियाद पर जज तो फारिग हुए, मियां नवाज शरीफ को कोई एक हरफ नहीं आया। असगर खान केस में इनके खिलाफ केस है, इनके खिलाफ फैसला है कि इन्होंने पैसे लिए 1990 के इलेक्शन रिग करने के लिए के, और उसके पैसे इनसे वापस लेने चाहिए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। सो एक पूरी तारीख यकीनन है इनकी, जहां इन्होंने एक और केस में तो इन्होंने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत करा दी थी, और 10 जजेस को खड़ा कर दिया था उसके सामने, जिनकी सरबराही और जिनकी वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब कर रहे थे, जो इनके सदारत के उम्मीदवार भी थे पिछली दफ़ा, और जो अभी गवर्नर भी लगाए थे इन्होंने। तो ये तो अभी तक जो तारीख है उसमें तो ये इतने काम करके इनके मुकदमावार मारे गए, सजा याफ्ता हुए जजेस होने के बावजूद, और ये इनकी तारीख तो यही है कि इनको अदालत कुछ नहीं कहती। अच्छा, ठीक है। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मुख्तलिफ कानूनी नुकात पर उनसे बात हुई जो पनामा केस से जुड़े। सवालात बड़े आम हैं और एतजाज अहसन साहब की जो राय है वो इस पर बड़ी अहमियत रखती है, मगर ये हमने सिर्फ जुड़े हुए सवालात, जो कानूनी नुकात है, जो म्यार है सबूत का, उस पर उनसे बात की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान एमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।